नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरा देश कोरोना महामारी से गुजर रहा है और कई लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी के मन में एक नकारात्मक विचार ज़रूर आता है और पढ़ाई से मन जो है नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हमें इस स्थिति में भी अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहना है, चलते रहना है। गांधी जी का एक लाइन है कि पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे लगे मुझे वर्षों जीना है, और जियो तो ऐसे जियो जैसे लगे मुझे कल ही मरना है। तो आप पढ़ते समय जो है ये सोचिए कि हम एक विरासत प्राप्त करेंगे, हम एक इतिहास रचेंगे। इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो पढ़ाई के दौरान एक सबसे बड़ी चुनौती अभी ये है घर पे मोबाइल पे पढ़ने में कि निरंतर पढ़ाई करना, यानी कि उस पे कहने का मतलब कि लगातार 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा तक मोबाइल से पढ़ाई करना एक चुनौती होता है। क्योंकि 1-2 क्लिक में ही बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं इस पे भी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने के लिए मोबाइल खोले और यूट्यूब पे कुछ और देखने लगे, कुछ और देखने लगे। तो ये चीज़ें जो है आपको डाइवर्ट करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर अगर एक लक्ष्य के पीछे अगर आप दौड़ रहे हैं, आपके अंदर जुनून है काफ़ी ज़्यादा, तो उन चीज़ों को आप इग्नोर करके आप पढ़ाई के प्रति निरंतर अपना प्रवाह बनाए रखेंगे। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। आइए हम टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने अभी जो है भारत का भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, और भारत के भूगोल पढ़ने के क्रम में हमने भारत के उत्तर पर्वतीय मैदान है इसके बारे में पढ़ लिया है, भारत का जो मैदानी इलाका है इसके बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा जो मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं इसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, इसके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, इन्हें जानने का प्रयास करेंगे। यानी हमारा ये जो भारत दर्शन कर रहे हैं हम लोग, है ना, पूरे भारत का जो भौगोलिक स्थितियां हैं, भौगोलिक स्वरूप हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। और उस दौरान आज हम जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, यानी दक्षिणी भारत के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि एक बार हम थोड़ा रिमाइंड करवा दें कि हमने पिछली वीडियो में अरावली के बारे में पढ़ा था, मालवा के बारे में पढ़ा था, बुंदेलखंड, बघेलखंड, है ना, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका था। अब हम इससे आगे यानी दक्षिण की ओर चलेंगे तो ये जो है सतपुड़ा रेंज है। अब सतपुड़ा रेंज का अगर हम लोकेशन की बात करेंगे, देखिए हम बारी बारी से जो दक्षिण भारत का यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी भाग है, इसके अलावा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, इन सब के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, हम बारी बारी से इन चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं। तो इसमें पहला आज हम डिस्कस करेंगे सतपुड़ा रेंज पे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज की अगर हम इसकी विस्तार की बात करें तो ये जो है, देखिए अगर इधर देखें तो नर्मदा नदी है और इधर तापी नदी है। तो यानी कहने का मतलब सतपुड़ा रेंज के उत्तर में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, दक्षिण में तापी नदी प्रवाहित होती है। तो इसका विस्तार अगर देखा जाए तो यहाँ से ले कर के ये आप देख रहे हैं जो मैकाल रेंज है कि नहीं, यहाँ तक इसका विस्तार है। यानी सतपुड़ा रेंज का ही भाग है महादेव हिल्स, महादेव पहाड़ियाँ, है ना, मैकाल रेंज इसी का भाग है। अब अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि सतपुड़ा रेंज का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, तो जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है। और धूपगढ़ कहाँ पड़ता है, महादेव हिल्स पे पड़ता है। यानी जो महादेव हिल्स है उसी पे धूपगढ़ जो चोटी है उसकी ऊंचाई 1350 मीटर के आसपास है, जो सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा चोटी है।
इसके आगे अगर हम पूरब की ओर बढ़ें तो ये है मैकाल रेंज। मैकाल रेंज के बारे में आप जानते होंगे, ये जो सबसे पहले इस पर एक अमरकंटक है, अमरकंटक का नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि उससे कई प्रमुख नदियाँ निकलती है, जैसे नर्मदा, सोन, ताप्ती, ये सब नदियाँ इसी से निकलती है, यानी कि मैकाल रेंज से ही निकलती है। तो मैकाल जो है अगर बात की जाए तो सतपुड़ा का दूसरा सर्वोच्च चोटी है। मैकाल जो है सतपुड़ा का दूसरा सर्वोच्च चोटी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है ना, कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम इसका विस्तार बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि सतपुड़ा का विस्तार जो है पश्चिम में एक राजपीपला पहाड़ी जो यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। आप बड़ा वाला मैप अगर देखिएगा, आपके साथ जो एटलस में एक बड़ा सा मैप देता है, उस मैप में आप देखिएगा तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा, है ना। तो आप सबसे पहली बात तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि आप जब इसको पढ़ रहे होंगे तो आप मैप साथ में रखिएगा एटलस को, और उसमें आप लोकेशन ट्रैक कीजिएगा, उसको चिन्हित कीजिएगा, ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपके लिए। तो यहाँ राजपीपला पहाड़ी से लेकर के कहाँ तक इसका विस्तार है, मैकाल रेंज तक। और मैकाल रेंज किससे लगता है, इसका कहने का तो मैकाल रेंज का जो विस्तार है ये छोटा नागपुर के पठार से जुड़ा हुआ है एक तरह से, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सतपुड़ा के पूर्व भाग में कौन सा पठार है सतपुड़ा रेंज के, तो सतपुड़ा रेंज के पूर्व में कहा जाएगा तो छोटा नागपुर का पठार है। ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ है। दूसरा अगर हम बात करें, इसके बाद हम महाराष्ट्र के पठार की बात करें इधर इस तरफ बढ़ते हुए, तो महाराष्ट्र के पठार के रूप में ये है। इसमें कौन कौन से रेंज हैं इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। जैसे इसमें है सतमाला हिल्स, है ना, अजंता रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज। अब देखिए ये चीज़ें आपको सबसे इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ यही याद रखना है ये चारों जो पहाड़ियाँ हैं या श्रेणियाँ हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पड़ता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से कि सतमाला का अधिकतम विस्तार किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है ना। इसी प्रकार हरिश्चंद्र रेंज है, बालाघाट रेंज है, अजंता रेंज है। इसका लोकेशन देखिए कौन किसके पूर्व में है, कौन किसके पश्चिम में है, इस प्रकार से आप इसको माइंड में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे हम दंडकारण्य की बात करते हैं। ये आप देख रहे होंगे ये दंडकारण्य का क्षेत्र है, दंडकारण्य का पठार इसको बोला जाता है। तो दंडकारण्य इसका अगर हम विस्तार की बात करें कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो दंडकारण्य का विस्तार अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी राज्यों में है, तो इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। पहली बात ये। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो पठार है ये धात्विक खनिजों से समृद्ध है, यानी यहाँ धात्विक खनिज काफ़ी पाए जाते हैं। इसी में एक बैलाडीला श्रेणी है। देखिए पठार पे कई श्रेणियाँ होती हैं, एक पठार में कई श्रेणियाँ होती हैं और श्रेणियों में जो है कई पहाड़ियाँ होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। इसको जो है कन्फ्यूज मत कीजिएगा, है ना। तो इसमें एक बैलाडीला श्रेणी है और बैलाडीला श्रेणी पे एक अबूझमार पहाड़ी है जो भारत का सबसे अधिक लौह अयस्क से समृद्ध है, यानी वहाँ भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क जो पाया जाता है वो बैलाडीला श्रेणी में ही पाया जाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको हम अभी समझा रहे हैं सिर्फ, इसके बाद आपको जो लेखन शैली है, यानी कहने का मतलब है कि आपको लिख करके भी हम बताएंगे, है कि नहीं, कि आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, है ना। तो अभी आपको सिर्फ इसका फिगर समझना है कौन सा रेंज कौन सा पठार किधर पड़ता है। आप एक बार अगर माइंड में अगर इस प्रकार से मैप को मेंटेन कर लीजिएगा तो दोबारा फिर आप कहने का मतलब कहीं पढ़िएगा तब को माइंड में अचानक आ जाएगा तुरंत, अच्छा बैलाडीला कहाँ पड़ता है, तो दंडकारण्य पठार का हिस्सा है जिसका विस्तार कहाँ कहाँ है कि नहीं, दंडकारण्य का उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अब आते हैं हम कर्नाटक के पठार के बारे में। कर्नाटक के पठार यहाँ पड़ता है। अब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना है, कर्नाटक का पठार आपको यहाँ पे, आइए हम इसको बड़ा मैप से देख लेते हैं।
ये आप देख रहे हैं कर्नाटक प्लेट्यू, कर्नाटक का पठार देख रहे हैं। इसका विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार जो है कर्नाटक और केरल में इसका विस्तार पड़ता है, कुछ भाग इसका केरल में पड़ता भी है ना। इसका अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें तो इसका सर्वोच्च शिखर जो है मुलनगिरी है, जो बाबा बुदन पहाड़ी पर पड़ता है। यानी बाबा बुदन हिल्स जो है उसमें स्थित मुलनगिरी जो है कर्नाटक के पठार का सबसे सर्वोच्च चोटी है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो आप मुलनगिरी बताइएगा। मुलनगिरी जो है कहाँ पड़ता है, बाबा बुदन पहाड़ी पे पड़ता है। अगर द्वितीय सर्वोच्च चोटी की बात की जाए यहाँ तो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ अगर प्रमुख कर्नाटक के पठार के आसपास जो है प्रमुख प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करेंगे तो कावेरी और तुंगभद्रा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु के पठार के बारे में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है ये आपको भी बताएंगे हम। ये तमिलनाडु के पठार में मुख्यतः 3 जो है पठार हैं, 3 पहाड़ियाँ हैं, जावदी, सेवराय और पंचमलाई। ये तीनों का क्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई परीक्षाओं में इसके क्रम पूछ लिए जाते हैं कि इनका सही क्रम क्या है ना। ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि निम्न पहाड़ियों का सही क्रम क्या है, या उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो जावदी, सेवराय और पंचमलाई, जावदी, सेवराय और पंचमलाई ये तमिलनाडु के पठार के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे उस समय, कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है आकर के यहाँ नीलगिरी पहाड़ी पे दोनों मिल जाता है। यानी यहाँ पे जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर क्रम एक यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे नीलगिरी जो है इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। इस पर हम विशेष रूप से बात करेंगे जब हम घाट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय इन पहाड़ियों के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए कौन सा लोकेशन कहाँ है। तो नीलगिरी से अगर हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो एक है अन्नामलाई, क्या है, अन्नामलाई। और अन्नामलाई इससे भी अगर दक्षिण की ओर बढ़ेंगे हम, अन्नामलाई से दक्षिण की ओर, तो एक कार्डमम हिल्स है। ये कार्डमम हिल्स जो है, कार्डमम पहाड़ी, ये भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, यानी सबसे दक्षिण दिशा में स्थित ये पहाड़ी है। इसको कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलायची का उत्पादन जो है ज़्यादा होता है, काफ़ी होता है, इसलिए इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे क्रम सिर्फ ये याद रखना है कि नीलगिरी, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी, ये 3 यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 याद रखना है। और एक क्रम ये जो है तमिलनाडु का जो पठार है, जावदी, सेवराय और पंचमलाई, इसका क्रम आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोकेशंस के हिसाब से काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं इसको लिख करके आपको कैसे कैसे जो है आपको समझना है। अगर हम दक्कन के पठार की बात करें तो इसका जो मुख्य अवस्थिति है ना, दक्कन का पठार, इसका मुख्य अवस्थिति कहाँ है, महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। इसके साथ ही इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पाया जाता है दक्कन के पठार का, तो एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में इसका प्रभाव पाया जाता है। इसको हम मैप से इस प्रकार से देख सकते हैं कहाँ कहाँ इसका प्रभाव है, किन किन राज्यों में इसका विस्तार है दक्कन के पठार का। तो आप जैसा कि देख रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, है ना, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी, इस प्रकार से इसका विस्तार है। इसके अगर निर्माण की प्रक्रिया की हम बात करें तो इसका निर्माण जो हुआ है दक्कन का पठार का, वो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। किस प्रक्रिया द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा है, यानी अपसरण का प्रभाव है, यानी अपसरण के कारण जो है ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हुई है, उसका प्रभाव है। आपको जैसा कि पता है, ये जब हम भारत का, पूरे विश्व का अगर हम भूगर्भ विज्ञान पढ़ रहे थे, भूगर्भ भूगोल पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको हम बताए थे कि ये जो है मेडागास्कर से विखंडित होकर के भारत में आकर के अपसरित हो गया है ना। ये चीज़ें पिछले वीडियो में अपलोड है।
इसका अगर हम बात करें कि हाँ ये जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्टिक लावा के जमाव से निर्मित है, यानी कि इसमें जो प्रभाव पाया जाता है वो बेसाल्टिक। देखिए बेसाल्टिक जो लावा होता है वो काफ़ी कठोर होता है। अगर हम बात करें कि हिमालय का जो पठार है, यानी हिमालय का जो पहाड़ी इलाका है, यानी पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसका और ये बेसाल्टिक दोनों में कठोर कौन होगा, तो ये बेसाल्ट वाला जो है ज़्यादा कठोर होगा। लेकिन समय के साथ ये जो है काफ़ी अपक्षयन इसका हुआ है ना, काफ़ी अभी मतलब कहने का मतलब है कि वो विखंडित रूप में भी हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है दक्कन का पठार जो है। अब इसके बारे में हम आगे बात करें तो लावा पठारी क्षेत्रों में अनाच्छादन प्रक्रिया के प्रभाव से काली मृदा के निर्माण हेतु अनुकूल स्थितियाँ पाई जाती है। वही अनाच्छादन प्रक्रिया के यानी वही बताया कि उसका जो है समय के साथ अपक्षयन हुआ है, परिवहन हुआ है, वो जो अपक्षयित पदार्थ हुआ है ना, तो उससे काली मृदा का प्रभाव उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अब बारी बारी से जिसके बारे में हम पढ़े थे अभी, है ना, तो उनको बारे में हम बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं। अब सतपुड़ा रेंज है, तो सतपुड़ा रेंज का विस्तार की बात करें तो कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में है। अवस्थिति क्या है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य है, जैसा कि आपको हम लोकेशन में बताए थे। नॉर्थ में नर्मदा और साउथ में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, ये चीज़ आप देखे होंगे लोकेशन में। आप अगर अभी जब हम बता रहे हैं तो आप मैप सामने रखिए, मैप में जो है लोकेशन देखिए, है ना। नेक्स्ट है इसमें अगर इसका हम विस्तार की बात की जाए कहाँ से कहाँ तक ये है, तो ये आपको बताया कि पश्चिम में जो है राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर के पूर्व तथा उत्तर पूर्व में महादेव तथा मैकाल पहाड़ियों तक फैला है। इसका फैलाव कहाँ तक है, महादेव तथा मैकाल पहाड़ियों तक फैला है। अगर हम सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर। ये कहाँ पड़ता है, महादेव पर्वत पर पंचमढ़ी के निकट पड़ता है, ध्यान रखिएगा, महादेव पर्वत पर पंचमढ़ी के निकट पड़ता है धूपगढ़। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा की दूसरी सर्वोच्च चोटी, यानी मैकाल की अगर बात करेंगे उसकी, इसे सतपुड़ा का ही हिस्सा है मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा का ही हिस्सा है मैकाल श्रेणी। अगर हम बात करें मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो अमरकंटक, लेकिन वही अमरकंटक जो है सतपुड़ा श्रेणी का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ऊंचाई है 1127 मीटर। इसके निकटवर्ती क्षेत्रों से कौन कौन नदियाँ निकलती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि जब हम अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, नदी के बारे में पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों का फिर से हम काफ़ी बेहतर तरीके से उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि इससे जो है नर्मदा, सोन, बेनगंगा, वर्धा, ताप्ती ऐसी नदियों का प्रवाह होता है। इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें, यानी कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई 900 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है ना। ये मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें अगर हम, तो 770 मीटर है। तो ये चीज़ें आप ये सब ध्यान रखिएगा एक मोटा मोटी। आगे नेक्स्ट हम बात करें महाराष्ट्र के पठार के बारे में, तो महाराष्ट्र के पठार में ये 4 पठार के आपको नाम याद रखना है और चारों का लोकेशन याद रखना है, कौन किसके उत्तर में है, कौन किसके दक्षिण में है। तो ये पठार कौन कौन है, सतमाला, अजंता श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है और बालाघाट श्रेणी है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दंडकारण्य पठार की बात करें, तो दंडकारण्य के बारे में आपको जैसे ही दंडकारण्य का नाम आता है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है धात्विक खनिज संसाधनों से क्या है, समृद्ध है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में है। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो बैलाडीला श्रेणी इसी पठार का अंग है जिसके अबूझमार पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, अबूझमार पहाड़ियाँ जो है भारत की सबसे धनी लौह अयस्क भंडारों में से एक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इन नदियाँ के बारे में बात करेंगे तो प्रमुख नदी में आता है तेल और उदंती नदी जो है इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है, जो महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, अब इसीलिए देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि तेल और उदंती किस नदी की सहायक नदी है ना, तो यह है महानदी की। इसी प्रकार से सबरी और सिलेरू जो नदी है, सबरी और सिलेरू, ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये चीज़ें भी आप इसके अंतर्गत ध्यान में रखिएगा।
अब इसके बाद हम कर्नाटक के पठार की बात करें तो कर्नाटक का जो पठार है वो अत्यधिक क्या है, विच्छेदित है, यानी कि उसका समय के साथ काफ़ी अपक्षयन हुआ है ना, तो वो विच्छेदित अवस्था में भी वो पठार है। इसका विस्तार की बात करें अगर हम तो एक कर्नाटक और केरल राज्य में इसका विस्तार है। इसके सर्वोच्च शिखर की बात करें, कर्नाटक के पठार का सबसे सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो है मूलनगिरी। मूलनगिरी की ऊंचाई जो है 1923 किलोमीटर है। और ये मूलनगिरी जो है कहाँ है, तो ये बाबा बुदन पहाड़ी पर स्थित है। काफ़ी ये चर्चित नाम है ना, आपसे पहले से भी जानते होंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा बुदन पहाड़ी किस राज्य में है, ऐसे कई बार सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में है। और इसका सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे हम तो कौन है, मूलनगिरी है। इसके द्वितीय अगर सर्वोच्च शिखर की बात की जाए, यानी कहने का मतलब है कि इसका कर्नाटक के पठार के अगर द्वितीय सर्वोच्च शिखर की बात की जाए तो है कुद्रेमुख है। कौन है, कुद्रेमुख है, जो 1892 मीटर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें इस क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो ये नदियों में कावेरी और तुंगभद्रा जो है प्रमुख नदी है जो इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है आपको कि इसके दक्षिणी उच्च भूमि क्षेत्र को मैसूर का पठार कहा जाता है। यानी कि कर्नाटक के पठार के जो दक्षिण भाग में जो पठारी इलाका है उसको क्या कहा जाता है, मैसूर का पठार। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं तमिलनाडु के पठार के बारे में। अब देखिए तमिलनाडु के पठार के बारे में थोड़ा सा हम मैप से इसको इसलिए समझने का प्रयास किए हैं कि यहाँ पे आपको ये जो है कभी माइंड में सस्पेंस ना हो कि नीलगिरी है या अन्नामलाई है या कार्डमम पहाड़ी है यानी इलायची पहाड़ी है, वो भी तमिलनाडु के पठार का हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वो हम जब घाट के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, तो वहाँ पे आपको क्लेरिफाई करवा देंगे वहाँ पे। लेकिन अभी आपको ध्यान कहाँ रखना है कि तमिलनाडु पठार का विस्तार कहाँ है, यानी विस्तार किस तरफ है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो हिस्सा है ना, इसे पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी घाट को, इसे पश्चिमी घाट है, हम बात करेंगे आगे, तो पश्चिमी घाट को दो हिस्सा में बांटा जाता है। एक कहने का मतलब है कि एक उसको देखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और उस सह्याद्री को हम दो भाग में बांटते हैं, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट जो है उसको हम जो उसका दक्षिणी भाग है उसको क्या कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री। अच्छा, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये वैकेंट वाला, ये क्या है, मैदानी इलाका है। कहने का मतलब है कि पश्चिमी तटीय मैदान है इधर, ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये जो है पूर्वी तटीय मैदान है। तो ये मैदानी हिस्सा है। और ये मैदानी हिस्सा के बाद जो ये लाल कलर से आप देख रहे हैं, ये जो आप लाल कलर से देख रहे हैं, यही तमिलनाडु के पठारी इलाका है। और इसी में जो है तमिलनाडु के पठारी इलाका में ही आपको यहाँ पे जावदी, सेवराय और पंचमलाई जैसे पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो आपको एक क्रम उसका याद रखना है। तो यानी आपको सबसे पहले बात देखिए, इसका एक अगर अवस्थिति की बात करेंगे हम कि कहाँ पड़ता है ये, तो तमिलनाडु का पठार तमिलनाडु में तो है ही, लेकिन इसकी अवस्थिति की बात करेंगे तो ये दक्षिणी सह्याद्री और तमिलनाडु तटीय मैदानों के मध्य पाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। दूसरा इसमें प्रमुख यही तीन जो इसका पहाड़ी है ना, जावदी, सेवराय और पंचमलाई, ये तीनों को आप याद रखिएगा। ये उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाएंगे तो पहले जावदी, सेवराय, फिर पंचमलाई, ये याद रखना है काफ़ी इम्पोर्टेंट रूप में। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।